Assalamualaikum and welcome to Hellative. I am your instructor Hilalur Rahman and you are watching Hellative. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल Hellative को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए लेक्चर जो है वो आपको बर वक्त मिल सके और इन एग्ज़ामिनेशन डेज़ में आप हमारे लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को मस्ट ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पे हम एमसीक्यूज़ बेस पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे सेंड करते हैं जिससे स्टूडेंट जो है वो पीपीटीज पढ़ने के बाद अपने आप को टेस्टिफाई करते हैं जिससे उनकी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी जो है वो बेहतरीन हो जाती है। तो आज हम जिस चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं यानी कि जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर 7 का एक दूसरा सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, तो उसके फाइनल करिकुलम की हम बात करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इन नर्सिंग which was presented by सर मोहम्मद रेहान जो कि डव यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं। बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च नर्सिंग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेशेंट के एक्सपीरियंसेस, जज्बात और उनके सोशल कंटेक्स्ट को समझने में मदद देती है। नर्सिंग में सिर्फ फिज़िकल सिम्टम का इलाज नहीं होता बल्कि पेशेंट के साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट को भी समझना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो कि नंबर्स और डेटा पे फोकस करता है अक्सर इंसानी इमोशंस और उसकी एक्सपीरियंस को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च नर्सिंग में इसलिए यूज़ होती है ताकि हम पेशेंट के एक्सपीरियंसेस और उनके हेल्थ और इलनेस के हवाले से परसेप्शन को समझ सकें। इसमें हम ये समझते हैं कि पेशेंट अपने ट्रीटमेंट और केयर को कैसे महसूस करता है और नर्सिंग पेशेंट के दरमियान किस तरह का इंटरेक्शन होता है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन हमारे पास नर्सिंग में क्या होती है। तो अब मूव ऑन टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च। डेफिनेशन लिखी हुई है, क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोर्स phenomena from a holistic perspective focusing on understanding experiences, meanings and social context। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास एक ऐसी रिसर्च है जो किसी भी चीज़ को पूरा समझने की कोशिश करती है जिसमें लोगों के एक्सपीरियंस, उनकी मीनिंग्स और उनके सोशल कंटेक्स्ट को समझना शामिल है। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स का मतलब है कि उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करना जो ज़्यादातर फोकस करता है एक्सपीरियंसेस के ऊपर, मीनिंग्स के ऊपर और सोशल कंटेक्स्ट के ऊपर। इसमें हम सिर्फ नंबर और डेटा पे फोकस नहीं करते बल्कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग किस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हैं और उनका उन एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी पेशेंट के हॉस्पिटल में रहने के एक्सपीरियंस को समझना चाहते हैं तो हम उनका पूरा कंटेक्स्ट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, जैसे उनका मेंटल स्टेटस किस तरह से है, उनकी फैमिली का सपोर्ट हम उनसे जो है देखेंगे कि क्या आया उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है या फिर नहीं करती, और उनकी कल्चर और सोशल बैकग्राउंड जो है वो देखेंगे कि उसके क्या नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम्स जो है वो है और उसका सोशली बैकग्राउंड के आया वो जो पेशेंट है वो सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है या नहीं करता। तो ये हम सारी चीज़ें जो है ये हम इसमें देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। अब नेक्स्ट पर्पस इसका क्या है, टू गेन इनसाइट इनटू पेशेंट्स पर्सपेक्टिव्स, हेल्थ केयर एक्सपीरियंसेस एंड नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। यानी इसका मकसद ये होता है कि हम पेशेंट के पर्सपेक्टिव्स में पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके, उनके हेल्थ केयर एक्सपीरियंस को जान सके और नर्स और पेशेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसे बेहतर तरीके से समझ सके। ये रिसर्च हमें ये समझने में मदद देती है कि पेशेंट किस तरह से अपने इलाज को देखते हैं और उनका ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोचना होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक नर्स क्वालिटेटिव रिसर्च करती है तो वो एक पेशेंट से ये पूछ सकती है कि आप हॉस्पिटल में रहकर किस तरह महसूस कर रहे हैं। इससे पेशेंट के पर्सपेक्टिव्स का मतलब कि पेशेंट जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू का पता चल जाता है
जो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा से हमारे पास नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारे पास रेलेवेंस टू नर्सिंग, यानी relevance to nursing enhance patient care by understanding lived experiences and improving clinical practice। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च नर्सिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे नर्सिस को अपने पेशेंट के लिव्ड एक्सपीरियंस समझने का मौका मिलता है। लिव्ड एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि पेशेंट जो है उसको अभी कौन सी डिजीज़ या फिर कौन सी मेंटल स्ट्रेसेस के साथ वो रह रहा है, तो उसको समझने का हमें मौका मिल जाता है, जो उनकी केयर को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब नर्स अपने पेशेंट की इमोशनल और फिज़िकल एक्सपीरियंस को समझ लेते हैं, तो वो अपने ट्रीटमेंट और केयर प्लान को उनकी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इस रिसर्च के ज़रिए नर्सेज ये समझ सकती है कि पेशेंट कैसे अपने ट्रीटमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं और उनके लिए किस तरह की केयर सबसे बेहतर हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर एक नर्स क्वालिटेटिव रिसर्च करती है तो और समझती है कि एक कैंसर पेशेंट को अपने बीमारी के बारे में बात करने में मुश्किल हो रही है, तो वो उस पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकती है, जो उसके इलाज में मददगार हों। और आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस की, यानी कि कुछ ऐसे डिज़ाइंस, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स है जिससे हम क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है वो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है फिनोमिनोलॉजी, उसके बाद ग्राउंड थ्योरी, उसके बाद इथनोग्राफी, फिर उसके बाद केस स्टडी, उसके बाद नरेटिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्शन रिसर्च। और जितने भी ये डिज़ाइन हैं, इसको हम आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो पढ़ते हैं। तो आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे और पढ़ते हैं पहला जो क्वालिटेटिव नर्सिंग रिसर्च डिज़ाइन है उसको, यानी कि फेनोमेनोलॉजी। So, definition of phenomenology is focuses on exploring and describing lived experiences of individuals about a phenomena। यानी फिनोमेनोलॉजी का मकसद ये होता है कि किसी भी फिनोमेना जैसे कोई इलनेस या ट्रीटमेंट के हवाले से लोगों की ज़िंदगी के तजुर्बात या एक्सपीरियंस को समझ जाना। और ये रिसर्च अप्रोच लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंस को समझने पे फोकस करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को किस तरह महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्वेस्टिगेटिंग द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरापी, यानी कि इसका एग्ज़ाम्पल क्यों है कि पेशेंट के एक्सपीरियंस को समझने, मतलब कि एक पेशेंट जो है उसकी हम कीमोथेरापी के साथ है और उसकी एक्सपीरियंस को हम किस तरह से समझते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कीमोथेरापी के दौरान किस तरह का इमोशनल और फिज़िकल एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि वो ट्रीटमेंट के बारे में किस तरह सोचते हैं और उन्हें किस चीज़ से डर लगता है और उनका रिकवरी जर्नी जो है वो किस तरह से होती है। अब नेक्स्ट चल के बात करते हैं मेथडोलॉजी, यानी वो मेथड जो हम इस स्टडी को करने में यूज़ करते हैं। सो इन डेप्थ इंटरव्यू विद पेशेंट टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। यानी फिनोमेनोलॉजी में रिसर्च करते वक्त हम पेशेंट से डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, जिसमें उनसे उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशनल रिस्पॉन्सेस के बारे में पूछा जाता है। ये इंटरव्यूज़ इस तरह से किए जाते हैं कि पेशेंट अपने पेन, स्ट्रगल्स और फियर को आसानी से शेयर कर सके, और ये इंटरव्यू उनका ट्रीटमेंट और उनकी इलनेस के बारे में उनके जज्बात और रिएक्शन को समझने में मदद देती है। तो ये थे हमारे पास फेनोमेनोलॉजी थ्योरी, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है ग्राउंड थ्योरी। Ground theory aims to develop a theory grounded in data collected from the field। यानी कि ग्राउंड थ्योरी का मकसद ये होता है कि फील्ड से मिले डेटा की मदद से एक थ्योरी डेवलप की जाए, और ये थ्योरी डायरेक्टली रियल वर्ल्ड डेटा पे बेस्ड होती है, जो रिसर्च
रिसर्चर फील्ड में कलेक्ट करते हैं। ग्राउंड थ्योरी में थ्योरी को डेवलप करने का प्रोसेस डेटा को एनालाइज करने के बाद होता है, ना कि पहले से किसी प्री डिफाइंड थ्योरी के हवाले से। या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ रिसर्च मेथड दैट इज़ यूज्ड टू जनरेट अ थ्योरी दैट इज़ बेस्ड ऑन कलेक्टेड डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। यानी कि ये हमारे पास रिसर्च मेथड का वो तरीका है जिसमें हम एक थ्योरी को खुद जनरेट करते हैं, और उस थ्योरी को हम जनरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिंग डेटा जो हम अपने ख़ुद के ऑब्जर्वेशन और ख़ुद की एक्सपीरियंस पर जो है वो कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेवलपिंग अ थ्योरी ऑन हाउ नर्सेज मैनेज स्ट्रेस इन हाई प्रेशर एनवायरनमेंट लाइक इमरजेंसी डिपार्टमेंट। यानी कि इसमें हम बात कर सकते हैं कि ख़ास तौर पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट जैसे हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स वाले एरिया होते हैं, तो रिसर्चर मतलब इस रिसर्च में जो हमारा एम होता है वो ये होता है कि हम ये समझ सके कि नर्सेस को अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं जब वो इमरजेंसी में काम करते हैं, और ये हम खुद वहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद जो है ये डेटा हम कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब नर्स को बहुत सारे पेशेंट के बीच काम करना पड़ता है तो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कौन से कोपिंग मैकेनिज़्म जो है वो यूज़ करते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को जो है वो कम करते हैं। अब बात करते हैं मेथडोलॉजी की कि ग्राउंड थ्योरी में कौन सी मेथडोलॉजीज़ जो है वो यूज़ होती है। सो कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा थ्रू इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन, देन क्रिएटिंग अ थ्योरी बेस्ड ऑन एमर्जिंग पैटर्न एंड थीम। यानी ग्राउंड थ्योरी में डेटा को कलेक्ट करने का तरीका इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए होता है। रिसर्चर नर्सेज से बात करते हैं और उनके डेली काम को ऑब्जर्व करते हैं ताकि उनका स्ट्रेस और कॉपिंग स्ट्रेटजीज समझ सके। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो रिसर्चर उसको एनालाइज करते हैं और इमर्जिंग पैटर्न और थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद उस पैटर्न को थीम के बेसिस पर एक थ्योरी जो है वो जनरेट की जाती है, और ये बताती है कि नर्स कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एथनोग्राफी। examines the culture, practices and social interaction within a particular group or setting। यानी एथनोग्राफी एक क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है जो किसी पार्टिकुलर ग्रुप या सेटिंग में कल्चर और सोशल इंटरेक्शन को समझने पे फोकस करती है। इसका मकसद ये होता है कि हम किसी कम्युनिटी या ग्रुप के डेली लाइफ, उनके रिचुअल्स मीन्स के उसके रिवाज, उनके नॉर्म्स और उनके प्रैक्टिसेस को डीपली जो है वो समझ सके। और ये से रिसर्च मेथड ग्रुप की कल्चर को डीपली ऑब्जर्व करती है और समझती है कि कैसे उनका सोशल एनवायरनमेंट उनकी डेली लाइफ और प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, स्टडीइंग द कल्चर एंड डेली प्रैक्टिसेस ऑफ नर्सिंग वर्किंग इन अ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी कि इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है कि एक न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करने वाले जो नर्सिस के कल्चर और उनके डेली प्रैक्टिसेस को समझने के लिए ये एथनोग्राफी जो है ये किया जा सकता है। जैसे NICU में काम करने वाले नर्सिस के डेली काम बहुत कॉम्प्लेक्स और इमोशनल इंटेंस होते हैं, तो एथनोग्राफी से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे उनका वर्क कल्चर और उनके सोशल इंटरेक्शन पेशेंट केयर को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि वो अपनी टीम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके पेशेंट केयर अप्रोच क्या है और उनका वर्क एनवायरनमेंट किस तरह उनकी प्रैक्टिसेस को शेप करता है। तो ये थे हमारे पास इसकी एग्जांपल। अब बात करते हैं इसकी मेथडोलॉजी के हवाले से कि इस एथनोग्राफी में कौन कौन से और किस तरह के मेथड जो है हम यूज़ करके ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो मेथडोलॉजी, इमर्सिव ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन टू अंडरस्टैंड द कल्चर, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग पेशेंट केयर। यानी एथनोग्राफी में रिसर्चर एक इमर्सिव ऑब्जर्वेशन करता है। इमर्सिव ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जो रिसर्चर होता है वो एक जगह पे या एक कल्चर के अंदर या फिर एक ख़ास ग्रुप के अंदर
एक एक्सटेंड पीरियड के लिए वहाँ पे होता है। वहाँ पे वो डेली एक्टिविटीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व करता है और डेली रेगुलर एक्टिविटीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व करता है और लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो करता है। तो ये इमर्सिव ऑब्जर्वेशन थी। तो यानी कि जब वो डायरेक्टली ग्रुप या सेटिंग में पार्टिसिपेट करके और उसको ऑब्ज़र्व करके उनकी कल्चर, नॉर्म्स और प्रैक्टिस को समझता है। इसका मतलब है कि रिसर्चर जो अपना ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया कि इन आईसीयू में नर्सेस के साथ काम कर सकता है, उनको ऑब्ज़र्व कर सकता है और उनकी डेली प्रैक्टिसेस जो उसकी डेली प्रैक्टिसेस है, उसकी डेली प्रैक्टिसेस को वो देखता है और उस प्रैक्टिसेस के हिसाब के बाद जो है वो डेली प्रैक्टिसेस को वो देखता है और उन को ऑब्ज़र्व कर सकता है और उन ऑब्ज़र्व कर सकता है ताकि वो ये समझ सके कि उनके कल्चर और सोशल इंटरेक्शन किस तरह पेशेंट केयर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम केस स्टडी के हवाले से कि केस स्टडी जो क्वालिटेटिव डिज़ाइन है ये हमारे पास क्या होती है। तो प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ सिंगल केस और अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस विद इन अ रियल लाइफ कंटेक्स्ट। यानी केस स्टडी एक ऐसी रिसर्च अप्रोच है जिसमें हम किसी एक केस या कुछ सेलेक्टेड केसेस को बहुत डीपली जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं और ये स्टडी रियल लाइफ कंटेक्स्ट में वो होती है जिसमें रिसर्चर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या इवेंट को डिटेल से समझने की कोशिश करता है। केस स्टडी में हम किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप या सिचुएशन का इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसमें दी गई हुई है, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द केयर स्ट्रेटजीज फॉर अ पेशेंट विद अ रेयर क्रोनिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक हॉस्पिटल सेटिंग। यानी कि नर्सिंग में जो केस स्टडी का यूज़ उस वक्त किया जाता है जब किसी रेयर क्रोनिक कंडीशन वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट एनालाइज करना हो। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को एक रेयर क्रोनिक इलनेस हो तो केस स्टडी में हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल सेटिंग में उस पेशेंट के लिए किस तरह की केयर स्ट्रेटजीज अप्लाई की गई है। इसमें हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट अप्रोच और हेल्थ केयर टीम की स्ट्रेटजीज़ को डिटेल से समझते हैं। अब बात करते हैं इसकी मेथडोलॉजी के हवाले से कि कौन सी मेथडोलॉजीज़ जो के मेथड जो होते हैं वो इसमें यूज़ होते हैं इसको कंडक्ट करने के लिए और उससे डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो डिटेल एग्जामिनेशन थ्रू मल्टीपल सोर्सेज लाइक इंटरव्यूज, मेडिकल रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशन। यानी केस स्टडी में रिसर्चर मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करता है जैसे कि इंटरव्यूज, मेडिकल रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशन हो गई। ये मेथड रिसर्च को पेशेंट के केस के हर एंगल को समझने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल वो पेशेंट की हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इंटरव्यू कर सकता है, उसके मेडिकल रिकॉर्ड को देख सकता है और हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन को एनालाइज कर सकता है। उसके बाद वो सब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके केस का एक कंप्रिहेंसिव एनालाइज जो है वो करता है। तो अब बात करते हैं नरेटिव रिसर्च के हवाले से कि ये हमारे पास जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है ये हमारे पास क्या होती है। तो डिफिनीशन focuses on the stories and personal narratives of individual to understand how they make sense of their experiences। यानी नरेटिव रिसर्च का मकसद लोगों की कहानियों और मतलब उनकी स्टोरीज और उनके पर्सनल नरेटिव को समझना होता है ताकि ये जान सके कि वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे समझते हैं। इस अप्रोच में रिसर्चर लोगों की ज़िंदगी की स्टोरीज़ को सुनते हैं और ये देखते हैं कि कैसे वो अपने इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट जो है वो करता है। फॉर एग्जांपल collecting and analyzing stories from patients who have undergone major surgeries to understand their recovery journey। यानी कि नरेटिव रिसर्च का यूज़ उन पेशेंट की स्टोरीज इकट्ठी करने के लिए होता है जो मेजर सर्जरी से गुजर चुके होते हैं। ये रिसर्च उनकी रिकवरी जर्नी को समझने के लिए होती है जिसमें हम उनसे उनके सर्जरी के बाद के एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और उन्होंने कैसे अपने रिकवरी को मैनेज किया ये जानने की कोशिश जो है वो करते हैं। अब बात करते हैं इसके मेथडोलॉजी की।
तो gathering personal narratives through interviews or written accounts and analyzing the themes within these stories, यानी इस रिसर्च में रिसर्चर पेशेंट से उनकी पर्सनल स्टोरीज कलेक्ट करता है जो इंटरव्यू के ज़रिए या रिटन अकाउंट्स के थ्रू हो सकती है। उसके बाद उन कहानियों का एनालिसिस किया जाता है जिसमें रिसर्चर और उन कहानियों मतलब उन स्टोरीज़ के अंदर जो कॉमन थीम्स और पैटर्न होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि पेशेंट की इमोशंस, स्ट्रगल्स, और उसकी जो रिकवरी के प्रोसेस है उससे मतलब एक थीम जो है वो निकालता है। अब नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन की कि ये हमारे पास क्या होती है। इन्वॉल्व्स द सिस्टेमिक कलेक्शन एंड एवल्यूएशन ऑफ डेटा फ्रॉम पास्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स, ट्रेंड्स और पीरियड्स। यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर पुराने टाइम के इवेंट्स, ट्रेंड्स या पीरियड्स का डेटा इकट्ठा करता है और उन्हें समझने और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। ये रिसर्च पास्ट में गुजरी हुई चीज़ों को एनालाइज करती है ताकि हम समझ सकें कि इवेंट्स का आज के दिन पर क्या असर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई रिसर्चर जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर जो है वो रिसर्च करता है, वो एक ट्रेंड था जो 2019-2020 में चला था, तो फिर उसको वो एनालाइज कर वो क्या उसको उस कोरोना वायरस को वो पढ़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, उसका डाटा कलेक्ट करता है, फिर उसको एनालाइज करता है और फिर ये समझता है कि कोरोना वायरस का आज हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर है। तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा। और यहाँ पे भी जो एग्जांपल दी गई है, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट स्टडी द इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च का इस्तेमाल मेडिकल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने के लिए भी होता है ताकि नर्सिंग प्रैक्टिस की इवैल्यूएशन को समझा जा सके। ख़ास तौर पर अर्ली 20th सेंचुरी में ये रिसर्च किस बात को समझने में मदद करती है कि उस वक्त के नर्सिंग प्रैक्टिसेस कैसे बदले, उनका मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिसेस पर क्या असर पड़ा, लाइक दैट। तो अब बात करते हैं इसकी मेथोडोलॉजीज़ के हवाले से। तो गैदरिंग पर्सनल नरेटिव्स थ्रू इंटरव्यूज और रिटन अकाउंट्स एंड एनालाइजिंग द थीम्स विद इन दीज ये मुझसे थोड़ी गलती हो गई। मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर बात करते हैं तो गैदरिंग डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, फॉर एग्जांपल आर्काइवल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल रिकॉर्ड, डायरीज and secondary sources like books, articles to construct and analyze past event। यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में डेटा प्राइमरी सोर्सेज से इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे आर्चीवल डॉक्यूमेंट और ऑफिशियल जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर जो पुरानी डायरीज होती हैं, या फिर हम इसको सेकेंडरी सोर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह की हमारे पास बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए, उसको हम रीड करते हैं, वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और जब इन रिसोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो फिर रिसर्चर पास के इवेंट को रिकंस्ट्रक्ट करता है और उनका जो है वो एनालिसिस करता है। तो ये थी हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है उसकी, यानी कि एक्शन रिसर्च की। तो कुछ डिफिनीशन कुछ यूँ लिखी हुई है कि अ पार्टिसिपेटरी रिसर्च अप्रोच where researcher and participant collaborate to solve a problem or improve practices through iterative cycle of planning, action, observation and reflection। यानी एक्शन रिसर्च एक पार्टिसिपेटरी रिसर्च अप्रोच भी है और इसको एक पार्टिसिपेटरी रिसर्च भी कहा जाता है, जिसमें रिसर्च और पार्टिसिपेंट्स मिलकर किसी मसले को सॉल्व करने या प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और ये रिसर्च इटरेटिव साइकिल में होती है। इटरेटिव साइकिल यानी कि उसमें हमारे पास प्लानिंग होती है, फिर हमारे पास एक्शन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास इसमें होता है। यानी कि प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन
हम पहले प्लान बनाते हैं, उसके बाद हम एक्ट करते हैं, फिर उसको हम देखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए और फिर हम उसको रिव्यू करते हैं। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल को इटरेटिव साइकिल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवॉल्वेटिंग न्यू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर इन हॉस्पिटल यूनिट टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड रिड्यूस इन्फेक्शन रेट्स। यानी कि नर्सिंग में एक्शन रिसर्च का यूज़ नई इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट और एवालुएट करने के लिए होता है, ताकि हॉस्पिटल के यूनिट में पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव हो कर सके और इन्फेक्शन रेट को रिड्यूस कर सके। इसमें रिसर्चर और हेल्थ केयर स्टाफ मिलकर चेंजेस इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उन चेंजेस के रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद फिर वो उसके ऊपर रिव्यू करते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। अब इसकी मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एक्शन प्लान, implementing changes, collecting data and reflecting on the outcome to make further improvement। यानी एक्शन रिसर्च में सबसे पहले रिसर्चर किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर एक एक्शन प्लान बनाया जाता है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाती है तो डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है। आखिर में रिसर्चर अपने आउटकम पर रिफ्लेक्शन मतलब ओवरव्यू करता है और जो इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होती है उन्हें प्लान करते हैं। तो अब बात करते हैं डेटा कलेक्शन मेथड्स, यानी कि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो करेंगे तो उसके लिए, और ये जो डिज़ाइन हमने पढ़े तो इसके लिए हम डेटा को किस मेथड से जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं। उसमें सबसे पहला मेथड जो है वो है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज में हमारे पास स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट जो है वो आते हैं। यानी कि डेटा कलेक्शन का सबसे आम तरीका इंटरव्यू होता है, जो 3 डिफरेंट फॉर्मेट में आई वुड से के हो सकता है। फर्स्ट इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ मीन्स के जहाँ क्वेश्चन पहले से तैयार होते हैं, और दूसरा हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर होता है जहाँ कुछ क्वेश्चन प्री प्लान होते हैं लेकिन कन्वर्सेशन को भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है और कन्वर्सेशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। और अनस्ट्रक्चर होता है, यानी जहाँ रिसर्चर्स ओपन एंडेड क्वेश्चन के ज़रिए कन्वर्सेशन को लीड करता है। पहले से मीन्स कि वो प्री प्लान नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन करता है पेशेंट से और उससे जो है डेटा कलेक्ट करता है। दूसरा हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, यानी कि पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसमें शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्शन मेथड है। इसमें 2 तरह की ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती है। एक होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहाँ रिसर्चर अपने आप को ग्रुप का हिस्सा बनाकर ऑब्जर्व करता है, और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी जहाँ रिसर्चर जो है वो ग्रुप में शामिल तो नहीं होता लेकिन वो उनको ऑब्जर्व करता है। और तीसरा हमारे पास है डॉक्यूमेंट एनालिसिस, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एंड आर्टिफैक्ट्स। यानी डॉक्यूमेंट एनालिसिस में एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड और आर्टिफैक्ट का रिव्यू किया जाता है, और ये मेथड रिसर्च को अपनी पुरानी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिकॉर्ड या किसी और रिटन मटेरियल को एनालाइज करने की फैसिलिटी देता है जो रिसर्च के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो अब बात करते हैं डेटा एनालिसिस टेक्निक की, यानी कि वो कौन से ऐसे टेक्निक होते हैं जिससे फिर हम डेटा जो कलेक्ट कर लेते हैं उसको फिर एनालाइज करते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला है थीमेटिक एनालिसिस। थीमेटिक एनालिसिस आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग थीम्स विद इन क्वालिटेटिव डेटा, यानी थीमेटिक एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें क्वालिटेटिव डेटा में से की थीम्स या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज किया जाता है। इस एनालिसिस का मकसद ये होता है कि रिसर्चर डेटा में जो कॉमन थीम या कंसेप्ट है उन्हें समझ सके। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो थीमेटिक एनालिसिस के ज़रिए आप इंटरव्यू में जो रिपीटेटिव आइडियाज़ या फिर कंसर्न है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोडिंग, कैटेगराइजिंग डेटा इनटू कोड्स एंड थीम्स, यानी कोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज और कोड्स में डिवाइड किया जाता है। हर कोड या कैटेगरी को एक थीम से रिलेट किया जाता है, और ये मेथड रिसर्चर को डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, जैसे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आसान हो जाती है।
जैसे अगर आप पेशेंट से उनके रिकवरी एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं तो हर रिस्पॉन्स को स्पेसिफिक कोड या थीम के अंडर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड, कंपेयरिंग डेटा थ्रू आउट द स्टडी टू डेवलप एंड रिफाइन द थ्योरीज। यानी कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड एक ऐसा टेक्निक है जिसमें रिसर्चर स्टडी के दौरान डेटा को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता है, मुसलसल उसको कंपेयर करता है और इस कंपैरिजन से रिसर्चर थ्योरीज को डेवलप और रिफाइन करता है। यानी कि वो थ्योरीज को जनरेट करता है और जो एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है उसमें जो है उसको रिफाइन करता है। और ये मेथड स्पेशली हेल्पफुल है जब आप नए पैटर्न या आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और आपको डेटा से इमर्जिंग थीम्स को रिफाइन करना होता है। तो ये थी हमारे पास कुछ डेटा एनालिसिस टेक्निक। और अब बात करते हैं इथिकल कंसिडरेशन के हवाले से, जो कि कौन से इथिकल कंसिडरेशन है जो हमारे लिए रिसर्च में इंतहाई अहम और ज़रूरी है, तो उस पर बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है इनफॉर्म कंसेंट, ensuring participants are fully aware of the research and consent to participate। यानी इन्फॉर्म कंसेंट ये इंश्योर करता है कि रिसर्च पार्टिसिपेंट को उनके राइट्स, स्टडी का पर्पस और रिस्क के बारे में पूरी तरह से बताया जाए और उनकी मर्ज़ी से वो रिसर्च में शामिल हों। इसका मतलब है कि पार्टिसिपेंट को रिसर्च के हर एस्पेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना और उनकी वॉलंटरी कंसेंट मतलब इजाज़त जो है वो लेना लाजमी है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट प्राइवेसी एंड डेटा। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी और उनके डेटा की प्रोटेक्शन करना। जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो कॉन्फिडेंशियल यानी कि प्राइवेट आप उसको रखेंगे और पार्टिसिपेंट की पहचान जो है वो किसी के सामने ना हो। थर्ड हमारे पास है कल्चरल सेंसिटिविटी, बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड अवेयर ऑफ कल्चर डिफरेंसेस इन द रिसर्च प्रोसेस। यानी कल्चर सेंसिटिविटी का मतलब है कि रिसर्च करते वक्त आपको कल्चरल डिफरेंसेस का ध्यान जो है वो रखना होता है और ये ज़रूरी है कि आप हर पार्टिसिपेंट की कल्चर बैकग्राउंड को उसको समझे और रिसर्च के दौरान उनकी वैल्यूज़ और बिलीव्स की जो है वो इज़्ज़त करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस एंड लिमिटेशन कि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स या फिर कौन कौन सी ऐसी वीकनेसेस जो होती है वो हमारे पास आती है। तो उसमें कुछ नीचे दिए हुए, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्टिविटी, मैनेजिंग रिसर्च बियस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि रिसर्चर को अपने पर्सनल बायसेस और इंटरप्रिटेशन को मैनेज करना होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर का पर्सपेक्टिव काफ़ी मैटर करता है और उनका अपना जो बायस उनके एनालिसिस को इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए रिसर्चर को अपने पर्सनल व्यू को ऑब्जेक्टिव रखते हुए डेटा एनालाइज करना होता है। दूसरा हमारे पास है जनरलाइजेबिलिटी, फाइंडिंग में नॉट बी ब्रॉडली एप्लीकेबल। यानी जनरलाइजेबिलिटी का मतलब है कि क्वालिटेटिव रिसर्च की फाइंडिंग को हर केस या हर पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च स्पेसिफिक कंटेक्स्ट और केसेस पर फोकस करती है। इसलिए फाइंडिंग का एप्लीकेशन लिमिटेड होता है और सब पे अप्लाई नहीं होता। थर्ड हमारे पास है टाइम एंड रिसोर्सेज इंटेंसिव, क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन requires significant time and resources for data collection and analysis। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम करती है। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस बहुत डिटेल में करना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स इंटेंसिव हो सकता है। आपको इंटरव्यूज़ लेने, ऑब्जर्वेशन करने और डेटा एनालाइज करने में काफ़ी वक्त जो है वो लग सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस की, कि जब हम ये कर लेते हैं तो नर्सिंग प्रैक्टिस में हम इसको किस तरह से एम्प्लॉय करते हैं और कहाँ पे अप्लाई करते हैं।
तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इम्प्रूविंग पेशेंट केयर यूजिंग फाइंडिंग टू एनहेंस पेशेंट एक्सपीरियंस एंड आउटकम्स, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च से मिलने वाले फाइंडिंग को यूज़ करके नर्सिंग प्रैक्टिस में पेशेंट केयर को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे अगर रिसर्च में ये पता चले कि पेशेंट को उनके ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से उनका एक्सपीरियंस बेटर होता है, तो नर्स को अपनी प्रैक्टिस में ये चेंजेस इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन्फॉर्मिंग नर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि नर्स एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्वालिटेटिव रिसर्च से मिलने वाले इनसाइट का यूज़ होता है और ये रिसर्च नर्सेस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कंपेशनेट केयर यानी कि हमदर्दाना केयर देने के लिए ट्रेन करने में मदद करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रिसर्च में ये फाइंड आउट होता है कि नर्सेस को इमोशनल सपोर्ट की ट्रेनिंग देना उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस शेपिंग हेल्थ केयर पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव इंसाइट, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्थ केयर पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस को शेप करने में भी मदद करती है। अगर रिसर्च ये समझ में आए कि कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन पेशेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं, तो ये फाइंडिंग हेल्थ केयर पॉलिसीज़ में शामिल की जा सकती है और ये हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में मदद करता है। अगला हमारे पास है कॉल टू एक्शन। Encourage nursing students to explore quantitative methods in their research to gain deeper insight into patient care and health care practices, यानी नर्सिंग स्टूडेंट को क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एक्सप्लोर करने की तरफ जो है वो इनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना। उनको चाहिए कि वो पेशेंट केयर और हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को डीपली समझ सके। क्वालिटेटिव रिसर्च उन्हें उन एस्पेक्ट को समझने में मदद देती है जो क्वांटिटेटिव डेटा से नहीं समझी जा सकती, जैसे पेशेंट का इमोशनल एक्सपीरियंस और उनकी जैसे कि पेशेंट का इमोशनल एक्सपीरियंस और उनकी पर्सपेक्टिव्स। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन, आज का हमारा लेक्चर, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल है, कहीं पे आप लोगों को समझ ना आई हो, तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह इसके जो MCQs हमने बनाए हुए हैं वो हम ग्रुप में जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप उस MCQs को भी देख के सकते हैं जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसी लेक्चर से बनाए हैं, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आखिर में, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।